कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सीबीएसई का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? व्हाई द कार्बन ऑलवेज शेयर्स इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन? व्हाई द कार्बन मेक्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड? सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड मिशेल फॉर्मेशन क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में कौन सी वो केमिकल प्रॉपर्टी है जो इस साल 101% आने वाली है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? कौन कौन से वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हैं, वो सारा डिस्कस होगा इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पूरा ऑपरेशन होगा इस चैप्टर का अच्छे तरीके से, वो सारे कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वन शॉट रिवीजन। पहली स्लाइड आपके लिए ये रही। क्या है कार्बन हमारा? इतना ज्यादा खास क्यों है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इसके पास में हैं जो कि इसको स्पेशल बनाती हैं? हालांकि ये अर्थ क्रस्ट में और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम मौजूद है, लेकिन ये 5 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड बना देता है। कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4 and its atomic number is 6. Its valency is 4 and it always form the covalent compound. हमेशा covalent compound ही बनाता है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। हमेशा एक चीज दिमाग में बैठा लेनी है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, always form the covalent bonds and covalent compound। 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये दुनिया का, और 0.02% अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है एटमॉस्फेयर में, जो कि मिनरल्स में है आपका 0.02% जो है लाइक कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में है। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन है कार्बन का। आगे आते हैं, PYQs हैं। व्हाई आर द कार्बन always form the covalent bond? What are the reasons of carbon to make the covalent compounds? Why the carbon always shares electron? Why it's difficult for carbon to lose or gain electrons? Why carbon always forms covalent compound? Justify this statement। इस तरीके से क्वेश्चन कई मर्तबा हर साल आते हैं कार्बन से। आगे आइए, एक सॉल्यूशन है इसका, वो है ये आपका कार्बन always forms covalent bond। The bond which are made by the mutual sharing of electrons are called the covalent bond, है ना? And its electronic configuration 2,4। In the case of carbon, it has 4 electrons in its outermost shell and its need to gain or lose 4 electron to attain the noble gas electronic configuration। जब 4 इसका लास्ट शेल में आ रहा है, तो इसका मतलब या तो 4 ये लूज कर दे या 4 ये गेन कर ले, लेकिन ये दोनों सूरतें इसके लिए पॉसिबल नहीं है। यही सबसे बड़ा रीजन है। ना तो ये 4 किसी से गेन कर सकता है, अगर गेन कर लेगा तो इसके पास तो प्रोटॉन तो आपके 6 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके 10 हो जाएंगे, है ना? और ना ही ये 4 अपने पास से निकाल सकता है। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन forming the cation, but it would require the large amount of energy to remove the 4 electrons। It could gain the 4 electrons and forms the anion। It would be difficult for to hold the nucleus to hold 10 electrons। न्यूक्लियस नहीं होल्ड कर सकता 10 इलेक्ट्रॉन्स को। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कार्बन ऑलवेज शेयर्स द इलेक्ट्रॉन एंड विद द कार्बन और द अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट। किसी के साथ में भी वो शेयर करता है हमेशा, कोई दूसरी बात वो नहीं करता है। कितने तरीके के बॉन्ड होते हैं हमारे पास में? तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इसलिए बताया है क्योंकि वो अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन एंड सो ऑन, है ना? ये क्वेश्चंस रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑलवेज फेवरेट टॉपिक ऑफ द सीबीएसई। हमेशा किसी ना किसी का पूछेंगे, हाइड्रोजन का पूछ दें, ऑक्सीजन का पूछ दें, नाइट्रोजन का पूछ दें, अमोनिया फॉर्मेशन पूछ दें, किसी का भी पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है और उसको 1 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर होता है ताकि वो अपना डुप्लेट पूरा कर ले, के शेल अपनी कंप्लीट कर ले। जिसकी के शेल कंप्लीट होगी और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके ज्यादा उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो भी स्टेबल होता है और वो ले लेता है 1
नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका कमेंट्स करके आपको मुझे नाम बताना है भी कौन सी नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है जो कि के शेल कंप्लीट होने पर मिलती है। Two hydrogen atoms share their electrons to form the molecule of hydrogen. Shared pair of electrons said to be constitute the single bond between the two hydrogen atom. इस तरीके से दो ये देखिए, किसने शेयर किया, किसने शेयर किया, ये शेयरिंग हुई और ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड। आगे आ जाइए। ऑक्सीजन एटम हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 8 होता है। 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिक्वायर होते हैं ताकि ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ शेयरिंग हो रही है, तो इसके अपने 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम शेयर कर लेते हैं। ये रहा तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने पर दोनों के पास में नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है एंड मेक्स द डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है कितनी होती है भाई बताइए, 2,5। तो इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, नाइट्राइड आयन बना लेता है और 3 से ज्यादा शेयर गेन नहीं होते, 3 से ज्यादा शेयर भी नहीं, लूज भी नहीं होते हैं, है ना, शेयर तो हो जाते हैं 4 तक। This said to be the constitute the triple bond between the two atoms. The electron dot structure of nitrogen given below इस तरीके से डिपिक्टेड किया जा सकता है। ये रहा नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन अलग, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन अलग। इस तरीके से बनता है नाइट्रोजन का एटम। अच्छा, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जब भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, मीथेन में आ जाइए। मीथेन वाइडली यूज्ड, अच्छा ये चीजें जो हैं वो मैंने एनसीईआरटी से उठाई हैं, हो सकता है मीथेन के यूजेस पूछ दें। वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल एंड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस का और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का ये मेजर कंपोनेंट होता है, कंस्टिट्यूएंट है। सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है कार्बन का। मीथेन हैज अ फार्मूला ऑफ CH4 हाइड्रोजन एज यू नो एज ए वैलेंसी 1। अब ये शेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट बिकॉज ऑफ इट्स has 4 valence electron. In order to achieve the noble gas electronic configuration, carbon shares these electrons with the other atoms of hydrogen. ये देखिए शेयरिंग दी गई है। कार्बन ने एक कार्बन ने ये शेयर किया, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया, है ना। इस तरीके से शेयर करके इसने बना लिया अपना मीथेन। क्योंकि तेजी से हम लोग को जाना है, क्विक रिवीजन है। अमोनिया, ये इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, आते भी हैं, कई मरतबा आया भी है। कोवेलेंट कंपाउंड होता है, शेयरिंग से ही बनता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और 2,5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। सेम वे हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द डुप्लेट। इस तरीके से देखिए, अब यहां पे शेयरिंग कर ली इसने, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, आपका नाइट्रोजन। इस तरीके से शेयर, और 2 अनपेयर्ड रहते हैं, ये शेयरिंग नहीं करते हैं, है ना। तो अमोनिया फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से लिखना भी रहेगा। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर ये सारी चीज बता देनी है ना। कैन यू डिपिक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या आप डिपिक्ट कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को? यस वी कैन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 2,6 होता है और उसके लास्ट शेल में 6 हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 मिल गया, हाइड्रोजन को 1 मिल गया और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को 1 मिल गया। तो 2 6 और 2 8 हो गए ना, 2 8 एंड 2, ये कंप्लीट हो गए, अपने H2O फॉर्मेशन हो गया। इस देखिए डांस ऐसा कर रहा है अपना मॉलिक्यूल। PYQs, व्हाट इज द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन? कार्बन का वर्सटाइल नेचर बताइए क्या है? व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन शोज बाय द केमिकल रिएक्शन बाय द कार्बन मेक्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड। हाउ कार्बन रिएक्ट्स विद सो मेनी एलिमेंट्स, क्यों ऐसा है कार्बन के साथ में, कौन कौन सी खासियत है? इन सारे क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन है, वही है कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन होता है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना लेना। कार्बन के पास ये यूनिक एबिलिटी होती है कि वो हमेशा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाता है और बहुत अच्छे एक्सटेंट में बना लेता है, और बाकी एलिमेंट बनाते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं बना पाते हैं। That this property is called the catenation, giving rise to the large number of molecule. Carbon has the unique ability to form the bonds with other atoms of carbon. CC, C double bond, C triple bond. The carbon bond is very strong and hence stable.
दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद द मेनी कार्बन एटम्स। ये सबसे बड़ा रीजन है कि वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी उसके पास में है। टेट्रावैलेंसी 4 जगह से अपने आप को सिक्योर करता है, 4 जगह से अपने आप को बताता है कि भैया मैं यहां से बॉन्डिंग कर सकता हूं, मैं पीछे से, मैं आगे, चारों तरफ से, है ना। दिस प्रॉपर्टी इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जो उसको थोड़ा सा स्पेशल वर्सटाइल बना देती है। सम एटम्स एंड द अदर एटम ऑफ मोनोवेलेंट एलिमेंट, टेट्रावैलेंसी। ओके, आइए, वाई द कार्बन फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। ये सबसे ज्यादा चुनिंदा और सबसे ज्यादा बेहतर क्वेश्चन मैंने आपके लिए चुना है, बनाया है। क्यों बनाता है कार्बन इतना स्टेबल कंपाउंड? तो रीजन क्या है? वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय द कार्बन इन इट्स स्मॉल एटॉमिक साइज है। इसका क्या है? स्मॉल एटॉमिक साइज। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, है ना। जितना ज्यादा न्यूक्लियस छोटा होगा और एटॉमिक साइज छोटा होगा, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से बॉन्डिंग होती है। अगर एटॉमिक साइज छोटा हो गया तो न्यूक्लियस करीब आ गया, शेयर्ड या लूज इलेक्ट्रॉन के करीब आ जाता है न्यूक्लियस। अब जब करीब आता है तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज लगाता है ताकि सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके वो रख सके, वो रखता भी है। यही खासियत है कार्बन के साथ में, क्योंकि उसका जो स्मॉल एटॉमिक साइज है ना, बस ये उसको यूनिक बना देता है। दैट इज व्हाई मेक्स द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जितने भी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म द बॉन्ड फॉर्म बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन। दीज आर टू टाइप्स ऑफ चेन, क्लोज्ड एंड चेन, क्लोज्ड चेन एंड ओपन चेन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हमें पता है एल्कीन और एल्काइंस अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड होता है। एल्केन सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो सैचुरेटेड है। वर्ड रूट ये जरूर याद होनी चाहिए आपको। एक कार्बन है तो मैथ, 2 हैं तो एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इतना ही है अपने। लेकिन 7 हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, डेकेन जिसको बोला जाता है। अगर आईयूपीएसी नेम अगर एल्केन की बात कर लीजिए, डेकेन, है ना। अब देखिए कितनी ज्यादा बॉन्डिंग होती चली गई, यहां से लेकर के यहां तक पूरी बेहतरीन से बॉन्डिंग होती चली गई। कार्बन ने इतने ज्यादा एनॉर्मस कंपाउंड बना करके रख दिए हैं, है ना। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड रहता है ना, हाइड्रोजन रहते हैं, दे आर कॉल्ड द एल्केन। सिंपल सा दिमाग में एक बात बैठनी चाहिए। दीज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ द single bonds between the carbon atoms and the saturated compounds, represented by the general formula CnH2n। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन से 2 ज्यादा, ठीक है, समझने का तरीका पता है ना इसको। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन कर दीजिए, +2 लगा तो 2 और हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, हो गया। अब ये रही इसकी होमोलोगस सीरीज। स्ट्रेट, ब्रांच्ड या साइक्लिक हो सकते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, हो गया। ये साइक्लो वाले ज्यादा याद कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से मगअप करके जाइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होता है। आगे आ जाइए। सैचुरेटेड, ऑल द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच हैव द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड द अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये 2 तरीके के होते हैं आपके, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, दे आर प्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n। साइक्लिक हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं। एल्कीन्स ही एडिशन रिएक्शन में जाते हैं। ये इस बात को बहुत अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। ओके, अब आ जाइए इसकी होमोलोगस सीरीज पे। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ओके, बनती चली जा रही है, नोट करते चलिएगा। पेंटीन एंड हेक्सीन। अब देखिए यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और सारे के सारे कार्बन कार्बन जुड़ते चले जा रहे हैं। ये बीच में लगा हुआ है, तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगेगा तो आपको उस हिसाब से उसकी नेमिंग। हालांकि आइसोमेरिज्म इसमें इतनी तरीके से नहीं बताया गया है 10th में, सिर्फ आपको पहचानना और उसका नाम दे देना है। पेंटीन, हेक्सीन, है ना, इस तरीके से। बेंजीन, ये डबल बॉन्ड, उसमें साइक्लोहेक्सेन था, इसमें बेंजीन है आपका C6H6।
एल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उनको एल्काइंस बोला जाता है। CnH2n-2 कर दीजिए, 2 और कम कर दीजिए हाइड्रोजन एटम, है ना। अब आ जाइए इथाइन के ऊपर। देखिए इथाइन में ये है आपका C2H2 में भी स्ट्रेट या ब्रांच हो सकते हैं। ये देखिए प्रोपाइन, ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और ये सारी वैलेंसी सेटिस्फाई होती हुई नजर आ रही हैं। ब्यूटाइन हो गया, पेंटाइन हो गया, ये सारी होमोलोगस सीरीज हैं जो कि एक श्रेणी में आपको लिख लेनी है और याद भी कर लेनी है ना। हेटेरो एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या रिलेशन है, क्या होते हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये? वो सारे एटम्स जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और खुद आ जाए उनकी जगह पे। वो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी। दीज आर कॉल्ड द हेटेरो एटम्स। एंड द फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाता है? एन एटम और द ग्रुप ऑफ एटम विच व्हेन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड गिव द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जब वो उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे दे, कॉल्ड द फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, है ना, या फिर आपके हेलो एल्केन्स हो गए, कोई भी हो गए, वो आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और एक बेहतरीन सा कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड बनाएंगे तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जैसे कि OH जब लगा होता है तो अल्कोहल बनता ही बनता है। आगे आ जाइए। अब ये देखिए हेटेरो एटम्स बच्चों, ठीक है, क्या है इसमें? क्लोरीन और ब्रोमीन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये बने आपके हेटेरो एटम्स और ये रहे आपके फंक्शनल ग्रुप, जिनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले हैं। होमोलोगस सीरीज का इतना बड़ा रोल क्यों रहता है CBSE बोर्ड में? हर साल इससे क्वेश्चन क्यों पिक करता है CBSE? उसके रीजन है क्योंकि वो होमोलोगस सीरीज आपके एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन्स किसी से भी पूछते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कीटोन और एल्डिहाइड होता है। ओके, ये आपके लिए कीवर्ड्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो 3 पॉइंट आपको लिख देने हैं इनमें से। द होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the similar structure, similar chemical properties, physical properties and so on. They differ by the CH2 group. The successive members of homologous series differ by CH2 group या CH2 unit और 14 unit mass, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है वहां पे, H2 तो हो गया आपका 14, है ना। मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा था ना 9th में, वही वाला है। मेंबर ऑफ द गिवन होमोलोगस सीरीज सेम फंक्शनल ग्रुप होता है उनके पास में। ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। एल्केन है तो एल्केन की होगी, इसमें एल्काइन नहीं आ सकती। ओके, होमोलोगस सीरीज मैंने कुछ दे रखी है आपको, जो कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी है या फिर इसको नोट कर लेना अच्छे तरीके से। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। एल्कीन की दे रखी है, अल्कोहल की है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड की है, मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन। ये सारी होमोलोगस सीरीज हैं, सबके जनरल फॉर्मूले एक हैं और सब एक फैमिली को बिलोंग करती हैं। अल्कोहल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंटेन द फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप इनके पास में रहता है। CnH2n+1 OH या CnH2n+2, ये चीज याद रखिएगा और O लगा हुआ होगा। OH ग्रुप इनके पास में रहता है, पेरेंट एल्केन में हमेशा लगा रहेगा। द एंडिंग ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स ऑल। किससे रिप्लेस हो जाती है? आपकी ऑल से। मोर देन 1 OH ग्रुप अगर मौजूद है तो डायॉल, ट्रायॉल, टेट्रॉल एंड सो ऑन लग जाते हैं। OH ग्रुप जब मौजूद होगा तो आपको ऑल लगाना रहता है। होमोलोगस सीरीज कुछ ये रही। देखिए मेथेनॉल C1H4O इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकता है। एथेनॉल C2H6O, प्रोपेनॉल C3H8O, CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2OH, C2H5OH, है ना। एंड सो ऑन। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल हो गया, पेंटेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। ओके, ये है आपके होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। एल्डिहाइड्स ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लास्ट में हमेशा मौजूद रहता है इनका एल्डिहाइड ग्रुप। इनको पहचानना बड़ा आसान होता है। C के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ O लगा रहेगा, इधर सिंगल बॉन्ड के साथ H जुड़ा रहेगा, लाइक दैट। इस तरीके से ये डबल बॉन्ड O एंड दिस H।
हमेशा CH3CHO इस फॉर्म में भी रख सकते हैं आप, SCHO मेथेनल, इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोला जाता है, मेथेनल, एथेनल, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल, ब्यूटेनल एंड द पेंटेनल, इस तरीके से बने सारे। और ये हमेशा इसकी खासियत है, ये एंड पे ही लगा रहता है, ये पहचानना आसान है, मैंने कहा आपसे। अब आते हैं कीटोन, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कीटोन्स और एल्डिहाइड में क्या रिलेशन है, तो इनका जनरल फार्मूला बच्चों एक ही होता है, देखिए CnH2NO, है ना। बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक बार आ भी गया था तो पता उसमें नंबर कैसे देने पड़ गए थे, जब बच्चे ने कीटोन का स्ट्रक्चर बनाया उसको भी नंबर देना पड़े थे, जिसने एल्डिहाइड का बनाया था उसको भी मैंने नंबर अवॉर्ड किए थे, क्योंकि भाई वो गलत तो नहीं था, गलती तो यहाँ से हुई थी CBSE से थोड़ी सी, है ना। तो ये फायदा रहता है। बेनिफिट एंड अ डाउट गोज टू द बैट्समैन, ये कहावत कही जाती है क्रिकेट में, है ना। जब भी डाउट होता है तो उसका जो बेनिफिट होता है वो बैट्समैन को ही जाना होता है, तो आपको भी गया था इसीलिए। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन द चेन, ये हमेशा बीचों बीच में रहेंगे इस तरीके से, इधर कार्बन चाहिए इधर कार्बन चाहिए, शेडो की तरह उसको कार्बन चाहिए रहते हैं अपने। एंड हमेशा इसको ओन लगाकर, सफिक्स में क्या लगता है, ओन लगता है, ऑलवेज सफिक्स ओन। प्रोपेनोन, एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोपेनोन है ये सीरीज इसकी यहीं से स्टार्ट होती है। बच्चे कभी कभी एथेनोन, है ना, कैसे बना दिया, एथेनोन बनेगा ही नहीं, क्योंकि इधर भी कार्बन चाहिए इधर भी कार्बन चाहिए, हमेशा कार्बन जो होगा वो बीचों बीच में रहेगा, तो हमेशा सीरीज इसकी स्टार्ट होती है प्रोपेनोन से, CH3COCH3 एसीटोन। अब देखिए ब्यूटेनोन, ये हमेशा बीचों बीच में लगे मिलेंगे भाई साहब, ये लगे हैं ये लगे हैं, है ना, हेक्सेनोन तक, इतने ही सीरीज हैं तो मैंने इतनी बना करके दी हैं आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ओइक एसिड से। जब भी मीथेन या एल्केन है तो मीथेन है, इथेन है, उसका ई हटाइए, ओइक लगाइए, एथेनोइक एसिड बन जाता है। फंक्शनल ग्रुप COOH होता है, COOH होता है, ये डबल बॉन्ड O रहेगा और ये OH लगा रहेगा। अल्कोहल से रिलेट मत कर देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा मत करिएगा। प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ये बन गया CH3CH2CH2CH2 COOH, ये हमेशा लास्ट में लगा रहने वाला है, हमेशा लास्ट में लगा रहेगा, है ना। तो अच्छे से ये सारे आपको याद करने हैं, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते चलना है। अब बात आती है आपके हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स, द हाइड्रोकार्बन इन विच द वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद द हैलोजन, FCl, Bri से रिप्लेस हो जाए हाइड्रोजन, उसको बोला जाता है हेलो एल्केन्स, यानी कुछ हिस्सा हाइड्रोजन भी रहेगा, एक दो हिस्से आपका हेलो एल्केन्स FCl Bri भी रह सकता है। जैसे कि ये रहा आपका IUPAC की नेमिंग में बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स। आप नॉर्मल नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे प्रीफिक्स यूज करना, क्योंकि NCERT ने ये चीज मेंशन करके रखी है और बताई भी है आपको एल्केन से पहले। जैसे कि इथेन है तो क्लोरो इथेन लगाएंगे उसमें, है ना, क्लोरोमीथेन CH3Cl। अब इसको मेथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन IUPAC में इसको क्लोरो मीथेन, आपकी NCERT में जो चीज है वो वही चेक होगी, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, तो गलती मत करिएगा। फॉर्मूला CnH2n+1 X लगा रहेगा, X हमेशा रिप्रेजेंट होता है आपका हेलोजेंस, है ना, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा हेलोजेंस को। क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, अब ब्रोमो भी था तो मैंने ब्रोमो लगा दिया यहाँ पे, ब्रोमो इथेन, ठीक है। CH3 CHBr ये लगा हुआ है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। ब्रोमो प्रोपेन हो सकता है, ब्रोमो इथेन हो सकता है, ब्रोमो पेंटेन हो सकता है। ब्रोमो आपको लगाना है, क्लोरो आपको लगाना है, फ्लोरो आपको लगाना है, आइडो आपको पहले लगा देना है ना, ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। व्हाट इज मीन्ड बाय द आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं। अब ये ब्रांच वाली बात आ गई, देखिए यहां से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, ब्रांचिंग रहेगी आपके मेथिल ग्रुप से और एथिल ग्रुप से। हमारा सिलेबस में मेथिल ग्रुप है तो यही रहेगा। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। CH3 CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मल ब्यूटेन बना, N ब्यूटेन। अब 2 मेथिल प्रोपेन भी बन सकता है। अब देख लीजिए C4H10, 3 3 6 और 4 10 हो गए, 3 3 6 3 9 और 1 10 हो गया। स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ
फॉर्मूला है कि C4H10। गॉट इट? एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन, क्योंकि वहां पे ब्रांचिंग आप कर ही नहीं पाओगे। आप मीथेन में कैसे ब्रांचिंग करोगे, आप इथेन में कैसे ब्रांचिंग करोगे? इथेन में करके दिखाइए। चलिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इसमें कैसे कर सकते हैं अपन? नहीं कर पाएंगे ना। तो 3 होंगे तभी तो ब्रांचिंग पॉसिबल है। देयर इज नो आइसोमर टिल प्रोपेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स कंपाउंड द मॉलिक्यूलर C3। अब ये था वो इंपॉर्टेंट हिस्सा एल्डिहाइड और कीटोन का। ये देखिए, आप यहां से पूछ दिया एक बार C3H6O, आल्सो गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट, स्ट्रक्चर तक पूछ दिया। सबसे ज्यादा और सबसे जहरीला क्वेश्चन है ये तो, है ना। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज होगा, उसने तो आइसोमर्स कौन से पढ़े थे? एल्केन, ब्यूटेन, प्रोपेन, वही सब बेचारा पढ़ करके आया था। अब लेकिन यहाँ पे चेंजेस हो गए हैं। प्रोपेनल एक ये है और प्रोपेनोन भी यही है। देख लीजिए, फार्मूला मैच कर लीजिए आप। हमने बोला था ना, एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो सेम होता है। तो यहीं पर से उन्होंने कहा थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं बच्चों के साथ में, और उन्होंने बनवाया भी। तो आपने प्रोपेनल बना लीजिए और प्रोपेनोन बना लीजिए। ये दोनों कंपाउंड जो हैं, हालांकि एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, खाली एक H का फर्क होता है, लेकिन होता है। अब यहाँ पे देखिए कितना कितना एक एक शेयर करते चले गए, सब शेयर। लेकिन यहाँ पे देखिए 1 2 कितने शेयर हो गए? यहाँ पे 1 2 है ना, यहाँ पे 4 और ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे 4 होने चाहिए। यहाँ पे ये जो उनको उन्होंने बनाया है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे 4 होने चाहिए, 1 और 2, और यहाँ पे देखिए 4 है। देखिए सही है, ये है ना। बुक से भी गलतियां हो जाती कभी कभी, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग सुधारने के लिए बैठे हैं। आगे आइए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन C5H12 एंड हेक्सेन। सारे बना दिए हम लोग ने। पेंटेन का ये नॉर्मल पेंटेन, अब 2 मेथिल ब्यूटेन भी बनता है आपका, 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन भी बन जाएगा। तो ये पेंटेन के हैं आपके सारे पॉसिबल आइसोमर्स हैं ये 3। अब ये आपके हेक्सेन के हैं। देखिए, नॉर्मल हेक्सेन 2 मेथिल पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन, ये बन गया। इतने पॉसिबल आइसोमर्स, यानी 5 आइसोमर्स आपके हेक्सेन के बनने वाले हैं और बनते भी हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, हमेशा से इससे क्वेश्चन आया है, हमेशा क्वेश्चन आता है इससे, और हमेशा आता भी रहेगा। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है अपने पास में, उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग मगअप करते हैं, सारा एब्जॉर्ब करते हैं, कोशिश करते हैं पूरी कंप्लीट करने की। यहां तक आ गए हैं तो नीचे लिंक में PDF दी गई होगी इस चैप्टर की, डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदा हो जाएगा। कंबस्शन, सारे कार्बन कंपाउंड हैं, बहुत अच्छी तरीके से कंबस्ट होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जलते हैं, है ना। C+O2 हीट प्लस लाइट देते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। CH3 CH2OH अल्कोहल तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन जलता है, शराब में आग लग जाती है, अल्कोहल से जब भी हम लोग सैनिटाइज कर रहे होते हैं उसमें आग लग जाएगी। बहुत बढ़िया कार्बन कंपाउंड जलते हैं, ये सबके सब कंबस्शन करते हैं। तो टूटते किस में है? हमेशा याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, हीट एंड लाइट निकलती है हमेशा। हमें कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, आपको जब भी कुछ भी तोड़ने का, एल्डिहाइड तोड़ दो, कीटोन तोड़ दो, है ना, कोई भी चीज तोड़ दीजिए जो ऑर्गेनिक होगी, कार्बन कंपाउंड होगा, वो किस में टूटेगा? CO2 + H2O में। दिमाग में बात बैठा लीजिएगा। आगे आ जाइए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिव्स द ब्लू फ्लेम ड्यू टू द कंप्लीट कंबस्शन। क्वेश्चन पूछते हैं कि सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमेशा ब्लू फ्लेम के साथ क्यों जलते हैं? क्योंकि वो कंप्लीटली कंबस्ट होते हैं, पूरी तरीके से जलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक एज दे डू नॉट अंडरगो द कंप्लीट कंबस्शन, कभी वो कंप्लीट कंबस्शन में नहीं जा पाते जब भी ऐसा होता है। रीजन ये रहता है, उसका रीजन पूछते हैं आपसे कि इसका क्या रीजन होता है येलो फ्लेम का। येलो फ्लेम का एक ही रीजन होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, सिंपल। सप्लाई ऑफ एयर इज लिमिटेड in incomplete combustion of even saturated hydrocarbons giving the सूदी flame। स्टोव की एक कहानी रहती है, स्टोव में हम लोग बार बार पंप करके उसमें ऑक्सीजन भर देते हैं, एयर भरते हैं, ताकि वो अच्छी तरीके से ब्लू जले, येलो ना जले। जितना येलो जलेगा हमारा तेल उतना ही ज्यादा यूज होगा। यही LPG में भी होता है, जो हमारा गैस स्टोव होता है, गैस चूल्हा होता है, उसमें क्या होता है कि अगर वो पीली जल रही है तो हमें नुकसान हो रहा है, उसको हमेशा ब्लू ही जलना है। इसका बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। Oxidation, when the alcohol react in the presence of alkaline
पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 कन्वर्टेड इनटू द एसिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार पूछी जाती है, अलग अलग तरीके से आता है कि व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू द एथेनोइक एसिड। क्या होता है जब अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है एथेनोइक एसिड में, कैसे कन्वर्ट होता है, कौन कौन से वो कंस्टिट्यूएंट लगते हैं। तो ये है वो रिएक्शन आपकी जो कि आपको याद कर लेनी है। When the substance A react in the presence of KMnO4 form the substance C give the characteristics। स्मेल उसकी आती है, विनेगर की आती है, प्रिजर्वेटिव एज ए फ्रूट होता है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। When the substance A heated in the presence of B it gives form C compounds यूज इन अ पिकल प्रिजर्वेटिव। अब तुरंत पता चल गया कि जो ये एसिटिक एसिड बन रहा है इसका मतलब जो AB है इसका मतलब वो क्या हो गया, A जो हो गया वो अल्कोहल हो गया, B जो है वो आपका KMnO4 या K2Cr2O7 आप कर सकते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें एडिशन रिएक्शन वो होते हैं इसमें जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें आप हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। इसको बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल एंड पैलेडियम कैटालिस्ट की मौजूदगी में। निकिल जरूरी होता है इसमें, है ना, कैटालिस्ट के तौर पे यूज करते हैं हम लोग। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगोज द एडिशन रिएक्शन विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और पैलेडियम कैटालिस्ट। इस तरीके से एल्कीन देख लीजिए, डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन लगाया, निकिल कैटालिस्ट यूज किया और आपने एल्केन बना लिया, है ना, सैचुरेटेड बना दिया। इसको कैसा बना दिया, सैचुरेटेड। हाउ विल यू कन्वर्ट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोजन या एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन आप बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमेशा रहता है। वेजिटेबल ऑयल्स आर जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स व्हाइल द एनिमल्स फैट्स हैव saturated। animals fat have saturated carbon chains। animal fat generally contain saturated fatty acid which are said to be the harmful। case based story based question आ जाएगा कि animal का fat जो है वो हमारे लिए harmful होता है क्योंकि वो रखता है saturated fatty acid। oil containing the unsaturated fatty acid should be chosen for the cooking। किसके लिए चूज करे जाने चाहिए? वो कुकिंग के लिए यूज किए जाने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्चुअल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जब भी हाइड्रोजन को हटाया जाए उसकी जगह पे कोई दूसरा एटम आ जाए, है ना, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, व्हेन द वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स प्लेस ऑफ अनदर इट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट। इसको बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूट कर देना। फुटबॉल में होता है, अक्सर क्रिकेट में भी होता है अब तो, कि सब्स्टिट्यूट फील्डर लगा हुआ है वहां पे, है ना, तो सब्स्टिट्यूट किसी को हटाना और खुद अपनी उस जगह पे आ जाना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फेयरली अनरिएक्टिव हैं एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट। हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अब ये इंपॉर्टेंट है, सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। क्लोरीन इज एडेड टू द हाइड्रोकार्बन के साथ में एंड वेरी फास्ट रिएक्शन तेज होता है। क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन, एक करके रिप्लेस करती चली जाती है। इस तरीके से बन जाता है आपका CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चारों वैलेंसी फिल्ड हो जाती हैं, हाइड्रोजन हट जाता है। ओके, ये रिएक्शन लिखी हुई है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, ये दो सिलेबस में है अपने। C2H5OH एथेनॉल, commonly called the alcohol and active ingredient of alcoholic drinks। In addition, it is a good solvent। ये keywords हमने आपके लिए लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिकअप करते हैं CBS से। It is also used in the medicines such as tincture of iodine, cough syrups and many other tonics में एज ए सॉल्वेंट आपका अल्कोहल यूज होता है। ये यूजेस हैं। एथेनॉल इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये भी बहुत इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे आइए, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं अल्कोहल की। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस, है ना। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड एंड इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, इसको बंद होना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी खुद ही बोल रहा है इस चीज को, लाइन बताई है उसने, और वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है, इसकी निंदा करता है क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेज मिलते हैं हम लोगों को अल्कोहल से। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लेथाल, हमारे लिए
खतरनाक साबित हो सकती है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन अल्कोहल लीड्स टू द मेनी हेल्थ प्रॉब्लम सच एज डैमेज ऑफ लिवर। सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है जिसमें लिवर जो है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। आगे आ जाइए, रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल। कितने रिएक्शंस हैं? तो कुछ ही रिएक्शंस दिए गए, लेकिन जो दिए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। रिएक्शन विद सोडियम, किसके साथ में रिएक्शन हो रहा है? सोडियम, तो सोडियम एथॉक्साइड बन जाएगा। व्हेन द अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम फॉर्म द सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, ये रहा CH3CH2ONA, ये रहा, ये नोट कर लीजिए, प्लस H2, ये हाइड्रोजन निकल जाएगी। व्हाट हैपन व्हेन द सोडियम रिएक्ट विद एथेनॉल, ये क्वेश्चन पूछा गया PYQ। हाउ विल यू कन्वर्ट द अल्कोहल इनटू सोडियम एथॉक्साइड, ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। व्हाट हैपन व्हेन द अल्कोहल हीटेड विद एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होता है जब अल्कोहल रिएक्ट किया जाता है या रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में? द सब्सटेंस A हीटेड विद द सब्सटेंस B एट 443 K form the unsaturated hydrocarbon. Identify the A, B, C and mention the role of B. B का रोल पूछा गया है। When the substance Q heated with the substance R at 440, ये वाला की टर्म जो है ये लगा रहेगा हमेशा, 443 केल्विन है, हमेशा लिखा रहता ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये रिएक्शन कौन सी है हमारी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। आगे आ जाइए, देखिए this one है ना। डिहाइड्रेशन इसलिए होती है क्योंकि इसमें से क्या निकल करके जा रहा है? डिहाइड्रेट वाटर निकल रहा है, देखिए निकल रहा है। हीटिंग ऑफ एथेनॉल एट 443 K, एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिजल्ट द डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू गिव द एथीन। हाउ विल यू कन्वर्ट, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एथीन को कैसे बनाएंगे आप, है ना, अल्कोहल से एथीन कैसे बनती है, एथीन कन्वर्जन बताइए आप। अब रोल जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रोल H2SO4 का एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या है आपका? डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द एथेनॉल। अब देख लीजिए यहाँ पे, है ना, ये दोनों चीजें जो हैं ये हट जाता है यहाँ से HOH, और जब ये हटेगा तो यहाँ पे एक एक बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो वो यहाँ पे शेयर कर लेगा आकर के इस तरीके से, और बन जाएगा डबल बॉन्ड, एथीन बन जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका एथेनोइक एसिड, commonly called the acetic acid and belongs to the group of acids called the carboxylic acids को belong करता है। ये weak acid है, विनेगर 5 to 8% जो solution होता है acetic acid का in water is called vinegar। ये definition नोट कर लीजिए, ये important है। ओके, कितने परसेंट होता है? तो 5 से 8% होता है water solution of acetic acid in water। ओके, the melting point of pure ethanoic 290 K होता है एंड हेंस इट इज फ्रीजेस ड्यूरिंग द विंटर टाइम में, ये फ्रीज कर जाता है, जिसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अगर ग्लेशियल एसिटिक एसिड पूछे तो आप बता दीजिएगा कि उसको 290 उसका तो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उससे कम टेम्परेचर हो जाएगा तो जाहिर सी बात वो जम जाएगा। रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कई मर्तबा हर साल, मतलब इसमें कुछ सोचना नहीं होता है कि हाँ ये एस्टरीफिकेशन हम पढ़ के जा रहे हैं, ये आना है। डिहाइड्रेशन हम पढ़ करके जा रहे हैं 443 K वाला, वो आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है। एसिड उसमें आपका क्या रहता है? आपका कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है। एथेनोइक रिएक्ट विद द एब्सोल्यूट अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म एन ईस्टर, CH3COOH प्लस C2H5, CH3COO प्लस H2O। ये रिएक्शन है। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग द परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में इनको यूज किया जाता है। सब्सटेंस A रिएक्ट विद सब्सटेंस B, it form the substance C and the substance C is used in making the perfumes। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिंदगी में देखे हैं मैंने, ये आते हैं। ओके, सपोनिफिकेशन आप बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। सपोनिफिकेशन व्हेन द सोडियम हाइड्रोक्साइड react with an ester to form the alcohol and sodium salt of carboxylic acid। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए इस बार। CH3COO प्लस NaOH, CH3COONA प्लस C2H5, है ना, ये निकल गया यहाँ से। तो ये बना जो है वो आपका सोडियम एथोनेट या सोडियम एसीटेट बोल सकते हैं आप उसको। लिखना
चाहना तो लिख देना, अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो नंबर आपके इसमें कोई कट नहीं कर सकता। एक चीज और आपको पॉइंट बता दूं, अगर वो बोल रहे हैं कि बैलेंस रिएक्शन लिखो कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर से, तो लिखना, अगर नहीं भी लिखते हैं आप तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं इसमें। ओके, रिएक्शन विद बेस, बेस के साथ में जब भी रिएक्शन होता है एथेनोइक एसिड का, तो जाहिर सी बात है CH3COO बनेगा और H2O निकल जाएगा आपका, सोडियम एसीटेट बन जाएगा आपका, या सोडियम एथोनेट आप बोल सकते हो उसको। NaOH का रिएक्शन होगा, Na यहाँ पे ये हटा ना आपका, H हटेगा, OH Na आ जाएगा और H2O निकल जाएगा। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सेम रिएक्शन जो मिनरल एसिड्स देते हैं वही रिएक्शन ये भी देते हैं। यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो नोट करने वाला है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए निकल रही है हर बार, जब भी एसिड आपके कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालते ही निकालते हैं, और रेस्पेक्टेड साल्ट बनेगा CH3COONA CH3COONA। हो गया, आसान है। इसमें दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एस्टरीफिकेशन और डिहाइड्रेशन। व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट, ये आने वाला है टॉपिक और ये आएगा भी। यही वो पार्ट था जो रिड्यूस था, जो हटा लगाया नहीं गया था, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हटा दिए थे, ये वो पार्ट है जो हटा हुआ था, जो कि इस बार नहीं हटा है, पूरा है। विच वन इज बेटर एंड व्हाई। सोप्स जो होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं फैटी एसिड के, हमेशा याद रखिए। COONA लगा रहता है, NCERT वाला ही पढ़ करके जाना है, दूसरा हाई लेवल मत जाइएगा। सोप्स हैज आयोनिक एंड, जितने भी रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपको, ये मुझे आंसर में चाहिए रहते हैं, है ना। सोप्स हैज आयोनिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड इंटरेक्ट विद द वाटर, व्हाइल द कार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक होती है, इंटरेक्ट्स विद ऑयल एंड ग्रीस के साथ में, ऑयल एंड ग्रीस की तरफ जाती है, और जो आयनिक एंड होता है वो वाटर की तरफ रहता है। इस तरीके से बने फॉर्मेशन को मिशेल फॉर्मेशन बोलते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट जो होते हैं वो आपके सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं, आप सल्फोनिक एसिड्स के होते हैं। किसके होते हैं, सल्फोनिक एसिड्स, SO3Na प्लस और SO4Na। इतना ही याद रख लीजिएगा, सफिशियंट है आपके लिए, इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। सोप्स आर बेटर बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड लेस एक्सपेंसिव, ठीक है, बहुत कम पैसों में आ जाते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डिसएडवांटेज भी है सोप की, तो डिसएडवांटेज अगर पूछी जाती है आपसे तो बता दीजिएगा कि हार्ड वाटर के साथ में स्कम फॉर्मेशन करते हैं, है ना, चूना जैसा एकदम से बना देते हैं। जब भी रिएक्शन करते हैं कपड़ों के साथ में, एकदम से चूना बट्टी जैसा साबुन हो जाएगा। रिएक्शन किसके साथ में होने लग जाता है, वो कैल्शियम के साथ में होता है, मैग्नीशियम के साथ में, मैग्नीशियम साल्ट बन जाते हैं वहां पे, देखिएगा अभी रिएक्शन में है। सोप्स एंड डिटर्जेंट आर बोथ टाइप्स ऑफ साल्ट एंड स्टेट द डिफरेंस बिटवीन टू, दोनों में डिफरेंस वही वाले डिफिनेशंस हैं डिटर्जेंट में, और दो डिफरेंस और लिखने हैं, तो एक एक्सपेंसिव है, दूसरा एक्सपेंसिव नहीं होता है। एक बायोडिग्रेडेबल, यानी सोप जो है बायोडिग्रेडेबल है, और डिटर्जेंट आपके बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इतना लिख लीजिएगा, इतना पता है आपको अब। Why do soap not form the latter form with the hard water? अब देखिए, soaps react with calcium and magnesium ion of hard water, क्योंकि उसमें hard water जो है वो पूरी तरीके से खारी पानी है, उसमें साल्ट की मात्रा ज्यादा होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा होगा। Form the calcium and magnesium salt which are insoluble in water and thus interfere with the action of soap, अच्छी तरीके से सफाई नहीं होगी, है ना। Explain the action of soap in removing the oily spot from the piece of cloth, से हटाने की जरूरत है, और किस तरीके से सोप्स हटाते हैं, तो क्लींजिंग एक्शन के कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ पॉइंट हैं, वो आपको यही लिखने हैं। सोप्स हैज ए आयोनिक एंड, यही से शुरू होइएगा, विच इज हाइड्रोफिलिक एंड इंटरेक्ट विद द वाटर, while the carbon chain is hydrophobic, interact with the oil or grease. The soap molecule orient themselves in a cluster in which the hydrophobic tails are inside the cluster की तरफ, अंदर की तरफ रहेगी, and ionic ends face the outside। अभी आगे है बना डायग्राम, आप समझ जाएंगे, ये सारी चीजें लिखनी है। These cluster are called the Michels, ये कीवर्ड है, जहां ये लिखा तुरंत नंबर आपको मिल गए एकदम से, 2 नंबर सट से, इस तरीके से, है ना। 2 नंबर या 3 नंबर में ही होता है, अगर एक सपोनिफिकेशन की डिफिनेशन है तो 3 नंबर में हो जाएगा। आगे आ जाइए। मेंशन द एनी 2 प्रॉब्लम्स दैट अराइज ड्यू टू द यूज ऑफ डिटर्जेंट इंस्टेड ऑफ सोप। डिटर्जेंट आर मोर एक्सपेंसिव देन सोप, ये पता है। सम डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल एंड विल क्रिएट द पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, ये प्रॉब्लम है आपके डिटर्जेंट की। What are Michels? Michels क्या होते हैं? Why does it form the when the soap is added to water?
विल मिशेल विल बी फॉर्म्ड इन द अदर सॉल्वेंट सच एज एथेनॉल आल्सो, क्या पानी में तो बन जाते हैं, लेकिन एथेनॉल में बनेंगे क्या? मिशेल्स जो होते हैं वो क्लस्टर होता है मॉलिक्यूल्स का, इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इनसाइड, अंदर की तरफ रहती हैं, एंड द क्लस्टर एंड द आयनिक एंड्स एट द सरफेस ऑफ द क्लस्टर। ये देखिए सरफेस की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ रहेगा, है ना, ये वाला हिस्सा दिस वन, ये, और ये वाला हिस्सा जो रहेगा आयन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन आपका इनसाइड हाइड्रोफोबिक रहता है ना, ये अंदर की तरफ रहता है, ऑयल एंड डर्ट की तरफ चला जाएगा, ये वाला, है ना, नोटेड। तो ये चीज याद रखिएगा, ये आयनिक एंड है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है यानी लविंग, जो लविंग, और ये फोबिक जिसमें फेयर रहता है, डर रहता है। सो दे अरेंज टुवर्ड्स इनसाइड द क्लस्टर व्हाइल द हाइड्रोफिलिक पार्ट रिमेन्स आउटसाइड ऑफ द क्लस्टर, के बाहर रहता है। नो मिशेल विल नॉट बी फॉर्म्ड इन अल्कोहल, नहीं बनेगा, वहां पे रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा उसका, है ना, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक वाला ऑप्शन ही वहां पे नहीं आएगा। तो ये चीज है, इतना आपको याद करना है और इतना लिख भी लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बढ़ी होगी। जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश करिए क्योंकि टाइम कम है, रिवीजन ज़्यादा चाहिए है, वो सारी चीज़ें, वो सारे कीवर्ड्स आपको जल्द से जल्द पता चल जाए। लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर देखना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ओके, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।